हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने देखा था जंतुओं के तंत्रिका तंत्र के बारे में कि किस तरह से जंतु में तंत्रिका तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है और मस्तिष्क की इस कार्य में क्या भूमिका होती है। अब हम बात करेंगे पादपों में समन्वय के बारे में कि पौधों के अंदर क्योंकि विशेष तंत्रिका तंत्र का यहाँ पर अभाव होता है, तो किस तरह से यहाँ पर समन्वय का कार्य किया जाता है, किस तरह से इनकी वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है, किस तरह से इनमें गुरुत्वानुवर्ती गति और प्रकाशानुवर्ती गति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतुओं के अंदर तो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, लेकिन पौधों के अंदर ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशियां होती है। तो किस तरह से इनमें गति होती है। जब भी हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये मुड़ना प्रारंभ कर देता है, इसकी जो पत्तियां होती है मुड़ जाती है और नीचे की ओर झुक जाती है। इसी तरह हम देखें कि जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें कहाँ जाती है, नीचे की ओर गति करती है और तना जो है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन पौधों में गति हो रही है। अब ये गति किस प्रकार से नियंत्रित होती है, तो देखिए छुई मुई की जो पत्तियां हैं ये स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है, लेकिन इस गति का वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। यानी कि जब हम छुई मुई के पौधे को छू रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्पर्श की प्रति अनुक्रिया तो हो रही है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तो इसलिए ये जो गति है ये वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। जबकि यदि हम देखें नवोद्भिद के अंदर तो जिसमें दिशिक गति हो रही है ये किसके कारण होती है, वृद्धि के कारण होती है, क्योंकि नवोद्भिद का क्या हो रहा है, अंकुरण हो रहा है बीज का और ऊपर की ओर जो है प्ररोह गति करेगा, मूलांकुर जो है वो नीचे की ओर गति करता है। तो यदि मान लीजिए इसकी वृद्धि को रोक दिया जाए तो यहाँ पर कोई गति प्रदर्शित नहीं होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो दिशिक गति हो रही है किसके कारण हो रही है, वृद्धि के कारण हो रही है। तो पादप जो है वो दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। एक गति जो होती है वो वृद्धि पर आधारित होती है और दूसरी गति वृद्धि से मुक्त होती है। छुई मुई के पौधे में जो गति हो रही है ये वृद्धि से मुक्त है, इसका वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। जबकि नवोद्भिद के अंदर जो गति हो रही है ये वृद्धि से संबंधित होती है। तो यहाँ पर ये कार्य किस प्रकार से होता है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया जो गति हमने छुई मुई में देखी जो वृद्धि से संबंधित नहीं है, उसमें पौधा किस प्रकार से उद्दीपन के लिए अनुक्रिया करता है। तो छुई मुई के पौधे के अंदर गति जो है वो वृद्धि से संबंधित नहीं है, यहाँ पर पौधा स्पर्श के प्रति अनुक्रिया कर रहा है और इसीलिए क्या हो रहा है, पत्तियों में गति होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है, कोई पेशीय ऊतक नहीं है। तो ये जो पत्तियां हैं ये किस प्रकार से गति दर्शाती है, किस तरह से इनमें परिवर्तन आता है। कैसे आता है परिवर्तन, कि पौधे के किस बिंदु पर हम छू रहे हैं और पौधे के किस भाग में गति होती है ये हमें पता नहीं है। हम ये मान रहे हैं, आभासी रूप से ये माना जा रहा है कि स्पर्श वाला बिंदु और गति वाला बिंदु क्या है, दोनों भिन्न है। हमने क्या किया है, जिस बिंदु पर पौधे को छुआ है वो अलग है और जिस बिंदु पर गति हो रही है वो अलग है, दोनों बिंदु अलग अलग होते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो स्पर्श की सूचना है इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरित होना आवश्यक है, तभी तो पौधा क्या करेगा, गति करेगा। तो यहाँ पर पादप जो है वो इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचरित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अब क्या होगा, पादप कोशिका जो है उसमें क्या होगा, जल की मात्रा में परिवर्तन होगा और वो कोशिका अपनी आकृति बदल लेगी, क्योंकि इनके अंदर कोई तंत्रिका या पेशी तो है नहीं। तो किस तरह से पौधा अपनी आकृति में परिवर्तन करेगा, क्या करेगा, जल की मात्रा में कोशिकाएं परिवर्तन कर लेती है और अपनी आकृति को यहाँ पर बदल लेती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, फूलने या सिकुड़ने के कारण इनका आकार बदल जाता है और इसे हम क्या मानते हैं कि पौधा क्या कर रहा है, यहाँ पर गति कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम कि वृद्धि के कारण गति किस प्रकार से होती है। अभी तो हमने देखा कि स्पर्श का जो उद्दीपन है उसके प्रति अनुक्रिया के कारण यहाँ पर गति हो रही है। दूसरी गति की हमने बात की थी कि वृद्धि के कारण भी पौधों में गति होती है। तो देखिए मटर के पौधे की तरह कुछ अन्य पौधे क्या करते हैं, दूसरे पादप पर या फिर किसी बाड़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। मटर का जो पौधा है वो प्रतान की सहायता से जो है अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है। तो ये जो प्रतान है ये स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं। जैसे ही इन्हें किसी आधार का पता चलता है उसके स्पर्श के संपर्क में आते हैं तो प्रतान जो है वो आगे की ओर गति करने लगता है। क्या होता है यहाँ पर कि जब ये किसी आधार के संपर्क में आएंगे तो प्रतान का वह भाग जो क्या है, वस्तु के संपर्क में है, जो आधार के संपर्क में है,
वह उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रतान का वह भाग वृद्धि करता है जो क्या है, वस्तु से दूर रहता है। तो इस कारण प्रतान जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, जो भी आधार है या जो वस्तु है उसको चारों ओर से जकड़ लेता है और पौधा ऊपर की ओर गति करने लगता है। तो यहाँ पर भी ये प्रतान क्या है, स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है। देखिए यहाँ पर कि पौधा जो है वो धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करता है और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। धीरे धीरे जो इसमें गति होगी, क्योंकि ये जो वृद्धि हो रही है कैसी हो रही है, दिशिक होती है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पौधा जो है वो ऊपर की ओर गति कर रहा है। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि पौधे के अंदर गति हो रही है। देखिए अब पौधे के अंदर गति को समझने के लिए हमें क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है हमें, यहाँ पर एक शंकु के आकार का हम फ्लास्क लेंगे और उसे जल से भर लेंगे और ये जो फ्लास्क है इसकी ग्रीवा पर हम क्या रख देंगे, तार का एक जाल लगा देंगे, छोटा सा जाल जो है हम लगा देंगे। अब हम लेंगे एक ताजा छोटा सेम का पौधा और उसे हम जो है इस जाली पर इस प्रकार से लगा देंगे कि उसकी जड़ें जो है वो जल में डूबी रहे। कुछ इस तरह से हमें जो है व्यवस्था करनी है। हमने शंकु के आकार का एक फ्लास्क लिया है, उसके अंदर हमने जल भर दिया है और यहाँ पर इसके मुंह पर हमने एक लोहे की जाली लगा दी है और जाली के अंदर इस पौधे को हमने इस प्रकार से स्थिर कर दिया है कि इस पौधे की जड़ें जो है वो इस पानी के अंदर डूबी रहे। फिर क्या करना है, हमें एक और से खुला हुआ गत्ते का एक बॉक्स लेना है। इस तरह से हमने जो है एक बॉक्स ले लिया है जो एक साइड से कैसा है, खुला है। और कैसा लगाना है, फ्लास्क को बॉक्स के ऊपर हमें इस प्रकार से रखना है कि जो बॉक्स की खुली साइड है वो किस ओर रहे, खिड़की की ओर रहे, जहां से क्या हो रहा हो, प्रकाश जो है वो इस पौधे पर पड़ रहा हो। कुछ इस तरह की व्यवस्था जो है हमें करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 या 3 दिन के बाद में क्या होता है, प्ररोह जो है वो तो प्रकाश की ओर झुक जाता है और जड़ें जो है वो प्रकाश से दूर हट जाती है। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पौधे में गति हो रही है। कुछ पर्यावरणीय प्रेरण जो है वो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि प्रकाश हो सकता है और गुरुत्व हो सकता है। ये क्या करते हैं, पादप की वृद्धि वाले भाग की जो दिशा है उसमें परिवर्तन कर देते हैं। प्ररोह तो किस ओर चला गया है, प्रकाश की ओर चला गया है, जबकि जड़ें जो होती है वो प्रकाश से दूर चली जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो दिशा की अनुवर्तन गतियां हो रही है ये उद्दीपन की दिशा में हो सकती है या फिर उद्दीपन की विपरीत दिशा में हो सकती है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर 2 भिन्न प्रकार की प्रकाश अनुवर्तन गतियां हो रही है। प्ररोह जो है वो तो प्रकाश की ओर मुड़कर गति कर रहा है, जबकि जो जड़ें हैं वो कहाँ जा रही है, प्रकाश से दूर मुड़कर जो है अनुक्रिया करती है, इस प्रकाश के प्रति जो है वो अनुवर्तन दिखाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पर्यावरणीय प्रेरण है, ये उद्दीपन है, ये क्या कर रहे हैं, पौधे में गति को प्रेरित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसके अलावा पादप जो है वो अन्य उद्दीपनों के प्रति भी अनुवर्तन दिखाते हैं। पौधे की जो जड़ें होती है वो सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि जो प्ररोह होता है ये ऊपर की ओर वृद्धि करता है, किस ओर, पृथ्वी से दूर वृद्धि करता है। तो यहाँ पर प्ररोह और जड़ जो है उनमें कौन कौन सी वृद्धि होती है, ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि होती है। एक वृद्धि तो कैसी हो रही है, ऊपर की ओर हो रही है और एक वृद्धि जो है वो भूमि की ओर नीचे होती है। तो यहाँ पर किस ओर से हो रही है, ये पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव के लिए अनुक्रिया होती है। यहाँ पर जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर जड़ें जो है वो नीचे भूमि की ओर गति करती है और प्ररोह जो है वो पृथ्वी से दूर गति करता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो पर्यावरणीय प्रेरण है वो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसके अलावा जंतु शरीर के अंदर अगर हम देखें तो उसमें भी वृद्धि के लिए नियंत्रित दिशाएं होती है। जैसे कि हम बात करें कि हमारी भुजा और अंगुलियां जो है उनमें वृद्धि यादृच्छिक न होकर एक निश्चित दिशा में ही होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी भुजा या अंगुलियां जो है उनमें किसी भी दिशा में वृद्धि हो जाती है, एक निश्चित दिशा में ही वृद्धि यहाँ पर होती है। ये जो नियंत्रित गति है ये मंद या तीव्र हो सकती है और हम मान रहे हैं कि इन उद्दीपनों के प्रति तीव्र अनुक्रिया हो रही है। तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इसके लिए सूचनाओं का जो संचरण है वो भी बहुत तीव्र गति से होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, तीव्र अनुक्रिया यदि करवानी है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तेजी से होना चाहिए और इन सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए कोई न कोई संचरण का माध्यम होना चाहिए, जिससे क्या हो, ये जो सूचनाएं हैं ये तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ सके। तो यहाँ पर जो विद्युत आवेग है ये एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए भी कुछ सीमाएं होती है। जैसे कि जो विद्युत आवेग है ये केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचते हैं जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हुई है। जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ये विद्युत आवेग नहीं पहुंचते हैं। इसके अलावा एक बार एक कोशिका में जब विद्युत आवेग जनित होता है और संचरित होता है तो नया आवेग जब जनित करना है और उसे संचरित करना है तो इसके लिए कोशिका क्या करेगी, फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करेगी और इसके लिए जो है कुछ समय लग जाता है। यानी कि इसके अंदर भी क्या हो रहा है, तेजी से अनुक्रिया यहाँ पर नहीं हो पाती है। हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं जो है वो सतत विद्युत आवेग को न तो जनित कर सकती है और न ही संचरित कर सकती है। जब एक विद्युत आवेग जनित हुआ है और वो आगे संचरित हो गया है, उसके बाद में जब दूसरा विद्युत आवेग संचरित होगा तो उसके लिए कोशिका को थोड़ा सा समय लगता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सतत विद्युत आवेग न तो जनित हो पाता है न ही संचरित हो पाता है। तो इस परिस्थिति का क्या समाधान हो सकता है, देखिए
कि विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएं जो है एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करती है। क्या रास्ता निकाल लिया गया है इसका कि क्या किया जाए, कोशिकाओं में एक रासायनिक यौगिक को निर्मोचित कर दिया जाए और ये यौगिक क्या करता है, आसपास की सभी कोशिकाओं के अंदर जो है वो विस्तृत हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये नियंत्रण और समन्वय का कार्य जो है वो हार्मोनों के द्वारा किया जाता है। तो बहुकोशिकीय जंतुओं के द्वारा नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य है उसके लिए जो हार्मोन प्रयुक्त किए जाते हैं उनमें अलग अलग विविधता होती है और इनके बारे में पढ़ेंगे हम अगले भाग में। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पादप हार्मोन के बारे में। तो पादप हार्मोन जो है वो पौधे की वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय के अंदर सहायता करते हैं। अलग अलग पादप हार्मोन यहाँ पर कार्य करते हैं। तो ये जो पादप हार्मोन है इनके संश्लेषण का स्थान और इनका क्रिया क्षेत्र जो है वो अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस स्थान पर संश्लेषित हो रहे हैं वहीं पर इन्हें कार्य करना है। तो अब ये उस स्थान तक पहुंचेंगे कैसे, तो साधारण विसरण के द्वारा जो है ये अपने क्रिया क्षेत्र तक पहुंचा दिए जाते हैं। जिस स्थान पर ये संश्लेषित हो रहे हैं वहां से विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ये अपने क्रिया क्षेत्र तक स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जब पादप वृद्धि करता है तो क्या होगा, पादप इस प्रकाश को संसूचित करता है और यहाँ पर एक हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन जो है वो प्ररोग के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और ये जो हार्मोन है ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। देखिए जब पादप जो है एक और से प्रकाश के संपर्क में, उस पर एक और से प्रकाश आ रहा है तो ये ऑक्सिन क्या करेगा, विस्तृत होगा और कहाँ पहुंच जाएगा, ये प्ररोग के छाया वाले भाग में आ जाता है। अब क्या होगा यहाँ पर कि प्ररोग का प्रकाश से दूर वाली जो साइड है, जो छाया वाला भाग है, वहां पर क्या हो गया, ऑक्सिन का सांद्रण जो है वो अधिक हो गया है और ये क्या करेगा, वहां पर कोशिकाओं में लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है। यानी कि जो छाया वाला भाग है उस ओर की कोशिकाएं जो है वो लंबाई में वृद्धि करने लगती है। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर देखिए कि पादप जो है वो हमें प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। अभी हमने बात की थी कि इस ओर से यदि मान लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रकाश आ रहा है तो इस ओर की जो कोशिकाएं हैं, क्योंकि इस ओर तो क्या है प्रकाश आ रहा है, तो जो छाया वाले भाग की कोशिकाएं हैं उनमें क्या होती है, तेजी से लंबाई में वृद्धि होती है और पादप जो है वो प्रकाश की ओर झुका हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये क्या कर रहा है, इस पौधे की वृद्धि को नियंत्रित कर रहा है। आगे देखिए दूसरा हार्मोन क्या है, यहाँ पर जिब्रेलिन है। ये भी क्या करता है, ये ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो इसीलिए उन क्षेत्रों पर जाएगा जहाँ कोशिका विभाजन की आवश्यकता है, जैसे कि जहाँ पर क्या है कोशिका विभाजन तेजी से हो रहा है, विशेष रूप से फलों और बीजों के अंदर अधिक सांद्रता में साइटोकाइनिन पाया जाता है। तो ये जो हार्मोन है कौन कौन से, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये जो पादप हार्मोन है ये क्या करेंगे, पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो पौधे की वृद्धि का संदमन करते हैं। तो देखिए पौधे की वृद्धि के संदमन के लिए भी कुछ संकेतों की आवश्यकता होती है। तो जो एब्सिसिक अम्ल है ये क्या करेगा, पौधों में वृद्धि का संदमन करता है, जैसे कि पत्तियों का मुरझाना जो है वो इसके लक्षणों में शामिल होता है। एब्सिसिक अम्ल क्या करेगा, ये पत्तियों के मुरझाने को प्रेरित करता है। तो इस तरह से पौधे की वृद्धि को संदमित करता है। तो इस तरह से पादप हार्मोन भी क्या करते हैं, पौधों में समन्वय का कार्य करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारे पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया है हमें कि पादप हार्मोन क्या है। तो हमने पढ़ा था कि पौधों के अंदर जो उद्दीपन ग्रहण करने वाली कोशिकाएं हैं ये कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है जो पौधों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। उदाहरण भी हम बता सकते हैं जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, ये सब क्या है, पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा है छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्ररोग की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो हमने देखा था यहाँ पर कि जो छुई मुई का पौधा है उसकी पत्तियों में गति वृद्धि से संबंधित नहीं होती है, बल्कि किससे संबंधित है, ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से संबंधित होती है। जब भी हम इस पौधे को स्पर्श करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर स्पर्श होने की सूचना जो है वो संचरित की जाती है और कोशिकाएं जो है अपनी आकृति बदल लेती है। तो पादप कोशिका के अंदर जो है कोई विशेष प्रोटीन नहीं होते हैं, तो ये क्या करेंगी, जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छुई मुई के पौधे के अंदर ये गति जो हो रही है वो किसके कारण हो रही है, स्पर्श के कारण हो रही है और इस गति में तीव्रता होती है। जबकि प्रकाश की और प्ररोग की जो गति है वो अपेक्षाकृत धीमी होती है और ये एक विशेष दिशा में ही होती है। तो इस तरह से हम इन दोनों गतियों के बारे में समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो अभी हमने देखा था पादप हार्मोन जैसे कि जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सभी क्या करते हैं, पादप में वृद्धि को बढ़ाते हैं, जबकि एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, पौधे की वृद्धि का संदमन करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है? तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन जो है वो प्ररोग के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और ये कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन हार्मोन जो है वो स्पर्श के लिए संवेदनशील है, तो जब भी पौधा जो है वो किसी आधार के संपर्क में आता है तो क्या होगा, ऑक्सिन जो है वो विस्तृत होकर दूसरी ओर चला जाता है और वहां पर पौधा जो है वो तीव्रता से वृद्धि करता है और इसी कारण क्या होगा, प्रतान जो है वो मुड़ जाता है और धीरे धीरे वस्तु को जकड़ना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये किसी सहारे के चारों ओर प्रतान की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ साथ ये भाग भी हमारा यहाँ पर पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।